नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, फटाफट से आप सभी का इंतजार है। ठीक है, चलिए। आपका इंतजार अब खत्म हुआ। अब मैं एंशिएंट की गहराइयों को देख सकता हूँ। क्या बात है तुषार, अद्भुत। लगता है कि आप एक अलग ही स्तर के व्यक्तित्व हैं। क्लास में आप लोगों का प्रवेश यह बताता है कि आप लोग बेहतर छात्रों की संख्या में आते हैं। नमस्कार दोस्तों, दोबारा से एक बार। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको यहाँ तक आने में? पानी वानी पिलवाया जाए आपको? चलिए, चाय नमकीन आ रही है, आप आराम से बैठ के खाइएगा। क्लास को शुरू कर रहे हैं। क्लास में प्रतिभा सिंह, सीता देवी, ये रिफ्रेश बंद कर दो यार इसका। ठीक है। नाग दशक कल मार दिया था शिशु नाग ने। अच्छा, शिशु नाग ने मार दिया था कल। ठीक है भाई, ठीक है चलो। तुम्हें दुबे बाबू मांझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर चुके थे कल, मगध एम्पायर के बारे में बात चल रही थी। और यहाँ पे हमें जो बात करनी है, किस डायनेस्टी के बारे में बात करनी है, वो आप बात करेंगे शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बाबू? शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए शिशुनाग। हेडिंग डाल लीजिए शिशुनाग। ठीक है, चलिए राहुल हेडिंग डालिए भाई। हेडिंग डाल लीजिए शिशुनाग। शिशुनाग वंश भी इसको बोला जाता है। बहुत सारे लोग इसको कई बार नागवंश बोल रहे होते हैं, बट यह है आपका शिशुनाग। शिशुनाग। वंश का नाम क्या है बाबू? शिशुनाग वंश ही है वंश का नाम भी। वंश का नाम भी बाबू शिशुनाग ही है। शिशुनाग ही है वंश का नाम। शिशुनाग ही है वंश का नाम। मतलब जिस राजा ने इसको शुरू किया उसका नाम भी शिशुनाग है, और इसका जो प्रथम शासक है उसका नाम भी शिशुनाग आपको देखने को मिल जाएगा। 412 से लेके 344 इसका टोटल टेन्योर है। 412 से लेके 344, 412 से लेकर 344 बीसीई इसका टेन्योर देखने को मिलेगा। और शिशुनाग हो जाएगा इसका संस्थापक। संस्थापक आपको देखने को मिल जाएगा। फाउंडर कह सकते हैं आप। अच्छा, मेरी बात को समझना शिशुनाग वाले केस में। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई थिंग। इसके बारे में आप समझना शिशुनाग के बारे में। ये 412 से लेके 394 तक गद्दी पर रहेगा। 412 से लेके 394, 412 से लेके 394 बीसी तक गद्दी पर रहेगा। इसने कोई बड़ा काम नहीं करा। ऐसा नहीं है कि इसने कुछ घनाई गदर काम कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं करा। वो छोटा सा काम इसका आपको देखने को मिलता है कि इसने अवंती को जीता था। अवंती के एक राजा हुआ करते थे प्रज्ञोत। प्रज्ञोत को इसने हराया था। अवंती को इसने जीता है, अवंती को। ठीक है, इसने अवंती तक मगध का विस्तार किया। अवंती तक मगध का विस्तार किया। अवंती तक मगध का विस्तार किया। मगध का विस्तार किया। अवंती तक मगध का विस्तार किया। एक्सपेंडेड मगध टिल अवंती। एक्सपेंडेड मगध, मगध अप टू अवंती। अवंती किसका पुराना नाम है? ये सवाल मैंने आपसे पूछा है। अवंती किसका पुराना नाम है बाबू? आपने 344। बाबू ये पूरे वंश का है। ये वंश है, ये वंश है बाबू, ये वंश है। दिस इज डायनेस्टी, दिस इज डायनेस्टी। डायनेस्टी का जो वंश का कार्यकाल है वो 344 तक है, और इसका जो रूलर है इसका 394 तक है। राइट। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, दुष्यंत, राहुल बाबू सब बताओ। ठीक है, चलिए कि मुझे बताइए कि अवंती जो है वर्तमान में यह किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, चलो अब यहां समझना शुरू कीजिए। तो एक्सपेंडेड अप टू अवंती। अवंती के राजा कौन थे? प्रज्ञोत। प्रज्ञोत नाम के राजा थे। प्रज्ञोत नाम के राजा थे। लिखने का तरीका प्रज्ञोत।
प्रज्योत को हराया, डिफिटेड प्रज्योत, प्रज्योत, डिफिटेड प्रज्योत याद रखना, डिफिटेड प्रज्योत याद रखना। राजधानी क्या थी बाबू? वैशाली इसकी कैपिटल थी। इसने फिर से कैपिटल को क्या बना दिया? राजधानी को इसने फिर से वैशाली बना दिया। तो राजधानी को पुनः वैशाली बना दिया था। शिशुनाग ने क्या किया था? राजधानी किसको बना दिया था? वैशाली। राजधानी कैपिटल इज वैशाली, वैशाली, वैशाली राजधानी बना देता है वैशाली को। नाउ हम बात करेंगे इसका जो बेटा है वो कौन है। वर्तमान में उज्जैन कहते हैं बाबू। अवंती वर्तमान में उज्जैन है आज की डेट में। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, ठीक है। अगर बाबा ने दर्शन करने के लिए बुलाया तो मैं जरूर उज्जैन आऊंगा, ठीक है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर है कि वो कब बुलाते हैं। शिशुनाग के बाद इसका जो बेटा है उसका नाम होता है कालाशोक। इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है बाबू? कालाशोक। इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? कालाशोक। क्योंकि कालाशोक है इसलिए मैंने सोचा कि काला ही रंग यूज कर लूं ये लीजिए, यहां पे आएगा बाबू कालाशोक। हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, कालाशोक। मैंने बताया इसका कोई ज्यादा जरूरी काम नहीं था शिशुनाग का, इतना ही था, कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक है, गद्दी पर बैठता है। हाँ, कालाशोक के बहुत सारे काम आपको देखने को मिलते हैं ठीक ठाक। कालाशोक के ठीक ठाक आपको काम देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, क्या है सर कालाशोक के जरूरी काम? देखो, कालाशोक का सबसे पहला काम है कि इसने राजधानी को पुनः इसके द्वारा पाटलिपुत्र बना दिया जाता है। पाटलिपुत्र बना दिया जाता है दोबारा, ठीक है, याद रखना। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र बनाएगा, राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र बनाया, राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र बनाया, राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र बनाया। अगेन मेड कैपिटल एट पाटलिपुत्रा। दोबारा से इसने राजधानी कहां बना दिया? पाटलिपुत्र में बना दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पाटलिपुत्र। अगेन मेड कैपिटल एट पाटलिपुत्र, अगेन मेड कैपिटल एट, अगेन मेड कैपिटल एट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, अगेन मेड कैपिटल एट पाटलिपुत्र, ठीक है जी हाँ। इसके समय में आपको दूसरी बुद्ध संगति देखने को मिलती है। कालाशोक के समय में आपको दूसरी बुद्ध संगति देखने को मिली। इसके समय में बाबू दूसरी बुद्ध संगति हुई है, बौद्ध संगति आपको देखने को मिलती है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के समय में देखने को मिली, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। लीडर कौन थे इसके बुद्धिस्ट काउंसिल के? ठीक है, सबकामी। सबकामी तो आपको देखने को मिलते हैं, सबकामी सबकामी, सबकामी हेड है, सबकामी हेड है, सबकामी अध्यक्ष, सबकामी जो हेड है। लोकेशन जरूर पूछ सकता है कि लोकेशन कौन से पर हुए थे। जैसे पहले राजगीर पर आपको देखने को मिली है, तो ये वैशाली में हुई थी 383 एडी में। हाँ, वैशाली में हुई है, इनकी कैपिटल में। वैशाली में 383 में देखने को मिलती है। वैशाली, वैशाली में कब होती है बाबू? ये 383 एडी, याद रखेंगे 383 एडी में होती है, सॉरी 383 बीसी में। यार एडी बीसी का बड़ा चक्कर रहता है। 383 बीसीई में होती है। कब होती है वो? 383 बीसी में देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन। इसके बाद आप समझिएगा, ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा कि कालाशोक क्या जो उत्तराधिकारी बनता है, इसके 10 पुत्रों में से एक बनता है, ठीक है। इसके 10 पुत्रों में से एक इसका उत्तराधिकारी बनता है, जिसको नंदीवर्धन के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने बताया, उत्तराधिकारी कौन बना? 10 पुत्रों में से एक उत्तराधिकारी। देखना उत्तराधिकारी कौन बना है इसका। उत्तराधिकारी का मतलब क्या हुआ बाबू? कि इसका सक्सेसर कौन बनता है। तो इसका सक्सेसर कौन बना?
इसके टोटल कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों में से एक बन जाता है रीजन, उत्तराधिकारी बनता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन बनता है। अब नंदीवर्धन, इसके टोटल पुत्र कितने थे? 10 थे वैसे, और नंदीवर्धन उसमें फेमस हुआ। नंदीवर्धन उसमें फेमस हुआ। तो नंदीवर्धन के बारे में याद रखना। अमंग हिज 10 चिल्ड्रंस, सक्सेसर जो था नंदीवर्धन, अमंग हिज 10 चिल्ड्रंस। कितने बच्चे हैं इसके? टोटल सन्स 10 हैं। टोटल सन्स कितने हैं इसके? कुल पुत्र हैं इसके 10। कुल पुत्र कितने हैं बाबू इसके? 10 हैं। और उन 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन बन जाता है उत्तराधिकारी। बट नंदीवर्धन का ही मंत्री मार देता है। ठीक है, जो नंदीवर्धन है इसका एक मंत्री होता है, इसका मंत्री, जिसका नाम है महापद्मानंद। महापद्मानंद। महापद्मानंद खुद को द्वितीय परशुराम कहता है। द्वितीय परशुराम कहता है। हाँ, ये इसी का बेटा है। शिशुनाग का ही बेटा है कालाशोक, इसी का बेटा है ये, जो अगला रूलर बना है। तो ये सक्सेसर है महापद्मानंद। महापद्मानंद इसको मार देता है। महापद्मानंद क्या नाम है वो? महापद्मानंद। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं महापद्मानंद। यही नंदीवर्धन की हत्या करके नंदवंश की नींव रखता है। नंदीवर्धन की हत्या करके नंदवंश की नींव रखता है। नंदीवर्धन की हत्या करके, एक मिनट रुक जाना भाई, देख लीजिए। नंदीवर्धन की हत्या करके नंदवंश की नींव रखता है। वंश की नींव रखता है। नींव रखता है। तो ही established नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी। तो इसलिए कहा जाता है कि शिशुनाग वंश का लास्ट रूलर कौन है? शिशुनाग वंश का लास्ट रूलर है नंदीवर्धन। ही बिकेम द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन है बाबू? नंदीवर्धन है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ हम बात करेंगे नंदवंश के बारे में, और नंदवंश में भी किसके बारे में बात करेंगे? अपन लोग बात करेंगे नंदवंश के जो है महापद्मानंद के बारे में। नृपित भी इसको बोलते थे। नाई, नाई होते ना, नाई भी इसको बोलते थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नाई वंश से संबंध रखता था। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट। बताओ बाबू। हाँ, सभी चैप्टर्स की मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दीजिए। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा चैप्टर का नाम और मेरा नाम, बुद्धिज्म बाय जीत राणा, जैनिज्म बाय जीत राणा, तो आपको मिल जाएंगे बाबू। सीजीएल के नाम से आएंगे, अभी सीजीएल के नाम से देख लो, बाद में यूपीएसआई के नाम से भी आएगा। ठीक है, फिर दिल्ली पुलिस के नाम से आएगा, फिर एनटीपीसी के नाम से आएगा, सब नाम से आएंगे। ठीक है, चलिए सर, मंत्री के आगे क्या लिखा है बाबू? महापद्मानंद लिखा है। ये महापद्मानंद लिखा है, अगले पेज पे लिखूंगा इसे। ठीक है, फटाफट नोट करिए। इसका शासनकाल बाबू 394 से 366 है इसका। इसका शासनकाल है 394 से लेके 366 बीसीई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। हेडिंग डाल लीजिए महापद्मानंद। यहां हेडिंग डालेंगे सबसे पहले नंदवंश। नंदवंश पहला रूलर होगा महापद्मानंद। नंदवंश वंश।
नंदवंश दैट इज बेसिकली नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी का जो पहला व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएगा, संस्थापक, कौन देखने को मिल जाएगा? संस्थापक। फाउंडर आपको कौन देखने को मिल जाएगा? फाउंडर आपको कौन देखने को मिल जाएगा? वो नंदवंश का फाउंडर। सर नंदवंश का फाउंडर सिर्फ आपको एकमात्र एक व्यक्ति देखने को मिल जाएगा, नंदवंश का फाउंडर, दैट इज नोन एज महापद्मानंद, जो अग्रसेन वगैरह कई सारे नामों से जाना जाता है। महापद्मानंद, 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 महापद्मानंद यहां नहीं आएगा इतने में। यह है इसका इंग्लिश में नाम, महापद्मानंद, हिंदी में है। अब इसके बारे में समझना कि महापद्मानंद के क्या क्या नाम है। उग्रसेन, एकराट, क्या नाम है बाबू? उग्रसेन, एकराट, परशुराम का द्वितीय अवतार। उग्रसेन इसका नाम है, उग्रसेन, उग्रसेन, एकराट और परशुराम का द्वितीय अवतार, परशुराम द्वितीय अवतार, परशुराम द्वितीय अवतार, ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर? नंदवंश के बारे में अगर मैं आपको बड़े स्पष्टीकरण के साथ बताऊं कि टोटल टेन्योर इसका कितना है, वो 344 से लेकर 323 बीसी तक है। 344 से लेकर 323 बीसी तक इसका टोटल टेन्योर आपको देखने को मिलता है। उसमें भी जो महापद्मानंद है, इसके टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा है, यह स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाया। परंतु इसके बारे में आप याद रखना कि महापद्मानंद इसी के समय अष्टाध्यायी की रचना हुई थी। अष्टाध्यायी की रचना हुई, अष्टाध्यायी की रचना हुई। अब बात आती है अष्टाध्यायी क्या होता है। अष्टाध्यायी इज ए बुक। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाडिनी ने लिखी है। पाडिनी इज अ राइटर। पाडिनी इज अ राइटर। ये राइटर हैं इसके। पाडिनी कौन है? वो राइटर हैं। पाडिनी इज अ राइटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एकराट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक पूरे क्षेत्र पर कब्जा हो, वो एकराट कहलाता है। क्लियर? वैसे तो यह नाई था, परंतु यह अपने आप को ब्राह्मण डिक्लेयर करता है। ऐसा कहा जाता है बहुत सारी किताबों में कि इसने ब्राह्मण बनने की कोशिश करी है। विशाख दत्त की एक किताब आती है मुद्रा राक्षस, उसमें यह बात बताई गई है। इसका टेन्योर फिक्स नहीं है, कुछ किताबों में अलग है, कुछ किताबों में अलग है। इसलिए महापद्मानंद का जो पुत्र है घनानंद, इन दोनों का मिलाकर ही जो टेन्योर है वो लगभग 21 साल का है, इसका और इसके बेटे का। ठीक है? जैसे महापद्मानंद के बाद जो अगला रूलर आएगा वो आएगा घनानंद। महापद्मानंद के बाद जो अगला रूलर आएगा दैट इज घनानंद। तो अगले रूलर की हेडिंग डाल दीजिए घनानंद। अगले रूलर की हेडिंग डाल दीजिए बाबू घनानंद। घनानंद हेडिंग डाल दीजिए, घनानंद, घनानंद, घनानंद। ये अपने आप को क्या बोलता है? इसका एक बड़ा फेवरेट नाम है जो बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है, अग्रमीज। इसका नाम है अग्रमीज। अग्रमीज, अग्रमीज आपको देखने को मिल जाएगा। अग्रमीज उसी का उपनाम है, अग्रमीज। अग्रमीज उसी का नाम है, इसका उपनाम देखने को मिलता है, उपनाम देखने को मिलता है। राइट? चलो, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि 325 बीसी में 325 बीसी में सिकंदर ने इसी के समय में भारत पर आक्रमण किया था।
ठीक है, चलिए याद रखना, याद रखना। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका टेरियर 321 क्यों नहीं है? बाबू अगर 321 होगा फिर चंद्रगुप्त मौर्य कब से शासन करेगा? वो शासन न करवाओगे उसे? ध्यान दे नहीं रहे हो, यहां स्वाद ले रहे हो। यहां ध्यान दो बाबू, 325 बीसी की बात कर रहा हूं। 325 बीसी में अलेक्जेंडर ने, इसी के समय में अलेक्जेंडर ने इसी के समय शासन, इसी के समय भारत पर आक्रमण किया था। इसी के समय भारत पर आक्रमण किया था, आक्रमण किया था, आक्रमण किया। एक बात बहुत स्पष्ट है कि अलेक्जेंडर का नाम ही सिकंदर है, जो कि सिर्फ हम लोग लेते हैं अपनी सरलता के लिए। सिकंदर, अलेक्जेंडर, सिकंदर, अलेक्जेंडर, सिकंदर, तो मैच हो रहा है। अलेक्जेंडर, सिकंदर, तो मैच हो रहा है। यस, दैट इज द पॉइंट। तो यहां पर इसी के समय भारत पर आक्रमण किया गया। ठीक है, चलिए याद रखना, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना। आगे हम बात करते हैं जो घनानंद के बारे में। यह वही है जिसने चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य का अपमान भी इन्होंने ही किया है, चाणक्य का अपमान भी इन्होंने ही किया है, चाणक्य का अपमान भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। चाणक्य का अपमान भी इन्होंने ही किया है, अपमान इसी के द्वारा किया गया, अपमान इसी के द्वारा किया गया, द्वारा किया गया। He disobeyed, he disobeyed, he disobeyed, he disobeyed चाणक्य। तभी चाणक्य ने कसम खाई थी कि मैं अखंड भारत का निर्माण। अच्छा, चाणक्य का अपमान इसने क्यों किया? दरअसल बाबू होता यह है कि चाणक्य इसके पास जाके कहता है कि हे राजन, मैं एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहता हूं। ठीक है, घनानंद ने कहा ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है, निकलना भाई इधर से। कह रहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं एक अखंड भारत का निर्माण करूंगा, तुम मेरे मस्तिष्क का प्रयोग करो, मुझे तुम्हारी सेना की जरूरत होगी, और अगर तुम मुझे अपनी सेना दे देते हो तो ऐसी परिस्थिति में मैं संपूर्ण भारत में इस प्रकार की एक नई धारणा की, एक नई चेतना की शुरुआत करूंगा कि अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा। लगे तो बहुत बड़ी बात है। तो घराने ने सोचा कि ये कोई अलग क्रैक आदमी है, और उसने उसको ध्यान नहीं दिया और उसको अपमानित करके कहा कि तू जाता है या धक्के मार के निकलवाऊं। तो चाणक्य ने कहा था कि घनानंद, जिस धन के आवेश में आकर आज तूने मुझे प्रताड़ित किया है, मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने केशों को उसी दिन बांधूंगा जिस दिन मैं तुझे मगध से उखाड़ फेंकूंगा। याद रखिएगा, यह कहा है चाणक्य ने। इनके बारे में फटाफट नोट करिए, अखंड भारत का निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही नोट हो जाए तुरंत बताइए। जैसे ही नोट हो जाए तुरंत बताइए। ठीक है बाबू अंकुश, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चाहे तो ये बात भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए जो मैंने बताया था अभी, कि नंदों के अत्याचारों का वर्णन, 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 अत्याचारों का वर्णन मुद्रा राक्षस बुक में लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस बुक में लिखा हुआ है, मुद्रा राक्षस पुस्तक में है, पुस्तक में है।
अब ये मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है? इसको रिटर्न किया है भाई विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने इस पुस्तक को लिखा है, याद रखना। ये कहता है कि नंद क्षत्रिय थे। ये जो किताब है मुद्रा राक्षस, ये पता है क्या कहती है? ये कहती है कि नंदों ने अत्याचार किया है और नंद क्षत्रिय हैं। कहता है कि नंदों ने अत्याचार किया है और नंदों को क्षत्रिय बताया है। इसी बुक में नंदों को क्षत्रिय बताया गया, क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। सर चाणक्य की चोटी काट दी थी घनानंद ने, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बात है ये। ठीक है, चलिए ये नोट हो गया, आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं सिकंदर के अटैक की। जैसे मैंने यहां पर बात किया वर्बली, मैंने सिकंदर के अटैक की बात की, तो उसके बारे में समझिए। ठीक है, तो आप देखेंगे भारत पर सिकंदर, विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेडर्स ऑन इंडिया, भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। हम भारत के विदेशी आक्रमणों की चर्चा करते हैं, विदेशी आक्रमणों की चर्चा करते हैं। क्या यार राजीव भाई, डरा दिया था ना मैं। चलिए, क्या मेरा बर्थडे नहीं है भाई? नहीं नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है। अरे बालक करते रहे मैं। अच्छा, फॉरेन इन्वेडर, फॉरेन इन्वेड्स, फॉरेन इन्वेड्स ऑन इंडिया। भाई मेरा जन्मदिन जुलाई में आता है, जुलाई में। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में लिखिएगा कि भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण किया है वो ईरानियों ने किया है। सबसे पहला आक्रमण किसने किया है? सबसे पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया है। और जो पहला ईरानी था जिसने आक्रमण किया था वो डैरियस था, डैरियस फर्स्ट। सर्वप्रथम ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया जाता है, सर्वप्रथम ईरानियों द्वारा आक्रमण किया गया है, ईरानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा किया गया है, ईरानियों द्वारा, ईरानियंस, ईरानियंस ने अटैक किया है सबसे पहले। और जिन ईरानियों ने किया था उसका नाम था डैरियस फर्स्ट। ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया जाता है, और ईरानी कौन था वो? डैरियस फर्स्ट, डैरियस फर्स्ट, डैरियस फर्स्ट। पूछा जाता है डैरियस फर्स्ट का वंश बताओ, सीधा पूछा जाएगा। डैरियस फर्स्ट किस वंश का था? आप बताएंगे हकमनी, हकमनी वंश का था। ठीक है चलिए, हकमनी वंश का था, हकमनी। कौन सा वंश था? हकमनी वंश। कौन सा बाबू? हकमनी वंश था, हकमनी वंश था, हकमनी वंश था इसका। इंडिया पर क्यों अटैक करा? क्योंकि इंडिया को उस समय भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, इंडिया को उस समय भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस वजह से उसने अटैक भारत पर किया, अटैक भारत पर उसने किया। परंतु इसके आक्रमण का अधिक विवरण नहीं मिलता, इसके आक्रमण का अधिक विवरण नहीं मिलता, इसके आक्रमण का अधिक विवरण नहीं है, इसके आक्रमण का अधिक विवरण नहीं मिलता, अधिक विवरण नहीं है, अधिक विवरण नहीं है, नहीं है, इसके आक्रमण का अधिक विवरण है ही नहीं। नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये जो जानकारी हमें मिलती है ये केवल और केवल ग्रीक लिटरेचर से मिलती है, ये जानकारी भी हमें ग्रीक लिटरेचर से मिलती है। अब हम बात करते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। ठीक है, हकमनी याद रखना, हकमनी, हकमनी। अब आप हेडिंग डालेंगे अटैक ऑफ अलेक्जेंडर, अटैक ऑफ अलेक्जेंडर, 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 अटैक ऑफ अलेक्जेंडर। डोंट यू नो दिस? आई नो दिस। डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? आई अंडरस्टैंड दिस। कहां का था बाबू ये? मैसेडोनिया का था। अलेक्जेंडर के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, इसके बाप का नाम फिलिप्स है, अलेक्जेंडर।
जिसको सिकंदर भी कहा जाता है, सिकंदर आक्रमण, भारत पर सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण। आपसे पूछा जाएगा कि अलेक्जेंडर कहां से बिलोंग करता था, आपसे पूछा जाएगा कि अलेक्जेंडर कहां से बिलोंग करता था, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि सर जी अलेक्जेंडर जो बिलोंग करता था, द किंग अलेक्जेंडर बिलोंग टू मैसेडोनिया, ठीक है, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया का था, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया का था। ओके सर, मैसेडोनिया का था, ठीक है, ओके। इसके शिक्षक का नाम क्या है पूछा जाता है, इसके शिक्षक का नाम क्या है यह पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि भाई ये भी बताइए किसके पिता का नाम क्या था, इसके टीचर का नाम आप बताइए, और इसके पापा का नाम मैं बता देता हूं है। चलिए, इसके पिता का नाम है फिलिप, इसके पिता का नाम क्या है, अलेक्जेंडर के पिता का नाम फिलिप्स है, इसके पिता का नाम फिलिप्स आपको देखने को मिलता है, फिलिप्स की आजकल ट्यूबलाइट वगैरह आती है, हाँ, तो फिलिप्स है इसके पिता का नाम, ठीक है। चलिए, फिलिप्स। और बाबू इसके जो गुरु हैं, इसके जो शिक्षक हैं, उनका नाम क्या है? अरस्तु, शिक्षक का नाम अरस्तु है। अरस्तु को इंग्लिश में लिखा जाता है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल देखने को मिलता है, एंड दैट इज फिलिप्स। एरिस्टोटल एंड फिलिप्स आपको देखने को मिलते हैं। अलेक्जेंडर के बहुत सारे अटैक्स की चर्चा की जाती है, अटैक्स की बहुत सारी चर्चा की जाती है, याद रखना, ठीक है, नोट करिए फटाफट से। फटाफट से। माता का नाम ओलंपिया, माता का नाम क्या था? ओलंपिया था। सर फर्स्ट टाइम लाइव आ रहा हूं, नाम क्या है छोरे का? सालू जोशी, ओके। माता का नाम क्या था? माता, मैंने माता का नाम आपको बताया, माता का नाम भी आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, दैट इज ओलंपिया, 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 ओलंपिया। ओलंपिया। तो 326 में यह सपना देखता है भारत में आने का, 326 में यह स्वप्न देखता है भारत में आने का, 326 बीसी में भारत आने का सपना देखा, ठीक है, भारत विजय का सपना देखा था इसने, भारत विजय का सपना देखा इसने, विश्व विजय का सपना देखा था एक्चुअली, भारत विजय का सपना देखा, सपना देखा। ही ड्रेम्ट टू विन इंडिया। तो 326 में भारत में प्रवेश लिया था इसने, भारत में प्रवेश लिया था, एंटर्ड इंडिया, एंटर्ड इंडिया। और बाबू 325 में ये वापस लौट गया था, 325 बीसी में वापस लौट गया था, कुल 19 महीने भारत में रहा, 325 बीसी में वापस लौट गया था, वापस लौट गया, रिट्रीट, रिट्रीट। तो बाबू कितने महीने भारत में रहा? 19, ठीक है, चलो 19 माह भारत में रहा, 19 माह भारत में रहा, 19 माह भारत में निवास, भारत में रहा था, ठीक है, 19 माह तक भारत में रहा वो, इन इंडिया फॉर 19 मंथ्स, 19 मंथ्स बाबू वो इंडिया में रहा है। जो व्यक्ति सभी का मित्र होता है, ध्यान रखे वह किसी का भी मित्र नहीं होता, ऐसा पूजा का कहना है। पूजा, इसे नोट कर दो, तुम्हें मित्रों की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस कंटेंट की जरूरत है, फटाफट नोट करो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 19 माह भारत में रहा, नहीं लिखा मैंने, निवास, रेजिडेंस इन इंडिया फॉर 19 मंथ्स इन इंडिया, ठीक है, नोट करिए।
फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ओलंपिया, वह तुषार मान जा, बहुत मारूंगा मिस्टर ओलंपिया। चलिए, अच्छा ये अरस्तु की, अबे यार तुमने कामों का पूजा की विलंबन वाली, अबे अरस्तु के विचार हैं ये पूजा ने बताई, ये अरस्तु के विचार है। हाँ बाबू, ये इंस्टाग्राम की बातें होती है ना, क्या ही मतलब है इन चीजों का, आगे ध्यान दो तुम। इसका भारत में प्रवेश बताता हूं कैसे होता है। मैं हालांकि चाहूं तो 1 घंटे की पूरी क्लास में सिकंदर बैटल पे बना सकता हूं, और मैं सोच रहा हूं कि आपको इतना ही बताया जाए जितना आपके लिए आवश्यक है। कि यह आपको देखने को मिलता है, दिस इज मैप ऑफ इंडिया, राइट? जी हाँ। इस मैप को हम भरते हैं पूरे पहले कलर से, जिससे कि आपको कम से कम ये पता रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दिस इज मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। जबकि बात चल रही है तो ये बाबू यहां पे एक एरिया देखने को मिलता है, दिस इज एरिया ऑफ पाकिस्तान। एट दैट टाइम इट वाज आल्सो देयर। उस समय भी पाकिस्तान आपको मैप पर देखने को मिल जा रहा था, ठीक है। साइड में आपको देखने को मिलता अफगानिस्तान, यहां आपको एरिया देखने को मिलता अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का एरिया आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके की बॉन्डिंग आप करेंगे। अरे क्या खराब हो रहा है, अफगानिस्तान, अरे भाई धत तरीके, अच्छा मैच नहीं है, चलो। दिस इज अफगानिस्तान। अब बात को समझना, ठीक है। अभी देखो, अब तुम हैंग कर गए हो, अब आएगा आपको मैटर समझ में। ठीक है, ये रहा। तो बाबू अब यहां समझना, हेडिंग क्या है इस वाली पेज की, इस वाले पेज की हेडिंग है अटैक ऑफ सिकंदर, ठीक है। अटैक ऑफ सिकंदर है बाबू, हेडिंग डालिए अटैक ऑफ सिकंदर। अटैक ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, सिकंदर आक्रमण, सिकंदर आक्रमण। आज मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य पे पहुंचा दूंगा आराम से। तो बाबू यहां पर जो अटैक होता है वो कुछ इस प्रकार का अटैक है। अटैक किस प्रकार से, अटैक इस प्रकार से है, यहां से अटैक होना शुरू होता है, ये है सिकंदर का रास्ता। सिकंदर इस तरीके से युद्ध जीतता हुआ आ रहा है, और वो यहां आता है, यहां ये जो एरिया है थोड़ा सा पीछे, यहां बढ़िया, यहां पे आपको एक एरिया इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहां एक रूलर आपको अलग देखने को मिलता है, दैट इज दिस तक्षशिला वाला एरिया है, दिस इज तक्षशिला एरिया, ये तक्षशिला है। और ये आपको देखने को मिलता है पुरु साम्राज्य, यह है राजा पुरु का क्षेत्र। ये किसका क्षेत्र है बाबू, दिस इज किंग पुरु, राजा पुरुषोत्तम का क्षेत्र है, राजा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम आपको देखने को मिलते हैं, राजा पुरुषोत्तम, या इनको शब्द शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पुरु। ये वाला जो है ये राजा अंबी का क्षेत्र है, किंग अंबी, राजा अंबी का क्षेत्र है ये, और राजा अंबी का क्षेत्र है ये, अंबी, ये राजा अंबी का क्षेत्र है। और बाबू यहां पर जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया आपको देखने को मिलता है, दिस इज नंद डायनेस्टी, ये है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है, नंद वंश, दिस इज नंद डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी की जो कैपिटल है वो कैपिटल आपको देखने को मिलती है यहां पे, नंद डायनेस्टी की कैपिटल है यहां पे।
मेरे ख्याल से आप इस चीज को याद रखेंगे, यहां इसकी कैपिटल है, एन की कैपिटल है, यहां इसकी कैपिटल है। अब यहां पे वो अटैक करता हुआ आ रहा है सिकंदर, सिकंदर यहां अटैक करता हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले सिकंदर का जो आक्रमण होता है 325 बीसी में, 325 बीसीई में, सबसे पहले तक्षशिला के अंबी को हराता है। सबसे पहले तक्षशिला के अंबी को हराता है, तक्षशिला के अंबी को हराता है, अंबी को हराता है, अंबी को हराता है। ठीक है, याद रखना किसको हराता है, सबसे पहले तक्षशिला के अंबी को हराता है। ठीक है, याद रखना डिफीटेड अंबी, डिफीटेड अंबी ऑफ तक्षशिला। उसके बाद वो आगे प्रोसीड करता है, बट प्रोसीड करने के लिए जिससे पहले कि वो अटैक करता, यहां से एक नदी निकलती है इस प्रकार से। ये नदी कौन सी है, दिस रिवर इज कॉल्ड झेलम। ये जो रिवर है ये है झेलम रिवर। ये रिवर कौन सी है, वो झेलम रिवर है, झेलम। मैप से समझ में आ रहा है, जी हाँ। झेलम रिवर आपको ये देखने को मिल रही है, अटैक होता है। झेलम रिवर को पार नहीं कर पाते। कौन झेलम रिवर को पार नहीं कर पाता, सिकंदर झेलम रिवर को पार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यह नहीं बढ़ पाता। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। यहां आपको देखने को मिलता है 325 बीसी में ही, 325 बीसी में आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ वितस्ता, वितस्ता युद्ध आपको देखने को मिलता है। मतलब कहने की बात क्या, नहीं सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी है, काइंडली सी क्लियरली, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, इसको समझिएगा जो मिस्टेक मैंने करी। मैंने रिवर गलत बना दी है, रिवर मिड में से निकलती है, रिवर मिड में से निकलती है, यहां से निकलती है रिवर। झेलम रिवर बीच में से निकलती है। अब दोबारा समझना इस वाले पॉइंट को, रिवर निकलती है बीच में से, मैंने उधर साइड से निकाल दी थी। अंबी तक्षशिला का राजा था, मैंने वो रिवर गलत बना दी थी, आप समझना। देखने को मिलता है बाबू 325 बीसी में बैटल ऑफ हाइडेस्पिसीज, हाइडेस्पिसीज आपको देखने को मिलता है, हाइडेस्पिसीज, हाइडेस्पिसीज देखने को मिलता है, स्पीसीज, स्पीसीज, हाइडेस्पिसीज, बैटल ऑफ हाइडेस्पिसीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हाइडेस्पिसीज बैटल को वितस्ता युद्ध भी कहते हैं, इसको ही वितस्ता युद्ध भी कहते हैं, वितस्ता युद्ध भी कहते हैं, इसको वितस्ता युद्ध भी कहा जाता है। और यहीं पे आप देखेंगे किस किस के बीच में टक्कर होती है, एक तरफ सिकंदर है और एक तरफ है 300 राजाओं, 300 गांव के ऊपर शासक राजा पोरस, पोरस, पोरस अर्थात पुरु, राजा पुरु। कहा जाता है कि बैटल में सिकंदर जीत जाता है। अच्छा, ऐसा हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई इसका सोर्स नहीं है, हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हुआ था। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इशू, हमें पता ही नहीं है कि हमारे यहां कोई राजा पौरु भी थे। हमें इन वंशों की जानकारी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी जला दी गई, मेजरली लाइब्रेरीज हमारी मुस्लिम एम्पायर में जला दी गई, इसलिए हमें जानकारी पूरी नहीं मिलती। हमें जानकारी मिलती है सिर्फ ग्रीक्स की, हमें जानकारी मिलती है ग्रीक्स, और ग्रीक्स कहते हैं कि इस बैटल के अंदर कौन जीतता है, पोरस जीत जाता है, लेकिन वह, और इस बैटल के अंदर सिकंदर जीत जाता है, लेकिन वह राजा पुरु को वापस दे देता है सारी जितनी भी जमीन है उनकी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहां देखने को मिलती है। सिकंदर वॉन द बैटल अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे विचार ये हैं, एनसीईआरटी के विचार ये हैं। ठीक है, बस बात खत्म हुई। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इसके बाद, लेकिन वह झेलम नदी को पार नहीं कर पाता। फिर इस एरिया पर भी किसका कब्जा होता है सर, फिर इस एरिया पर भी किसका, सिकंदर का ही कब्जा हो जाता है। इस एरिया पर भी सिकंदर का कब्जा हो जाता है, लेकिन सिकंदर भले ही वापस लौटा देता है। इस पूरे एरिया पे सिकंदर का कब्जा हो जाता है, लेकिन सिकंदर इस नदी को पार ही नहीं कर पाता। सिकंदर केवल इसी हिस्से पर कब्जा कर पाता है, जो आउटर लेयर वाले हिस्से हैं, आउटर लेयर वाले हिस्से हैं, वो उस पर कब्जा नहीं कर पाता। मतलब इसके एरिया पर भी कब्जा कर दिया, इस एरिया पर भी कब्जा कर दिया, पर झेलम नदी पर वह कब्जा नहीं कर पाया। झेलम नदी पर वह पूर्ण कब्जा नहीं कर पाया। अब याद रखेंगे आप, इस नदी पर कब्जा करने के बाद अब एक नदी आपको देखने को मिलेगी यहां पर, जिसका नाम है ब्यास। एक ब्यास रिवर निकलती है इसे हिमाचल प्रदेश से होते हुए, यह है बाबू ब्यास नदी। एक कौन सी रिवर है बाबू, ब्यास नदी। व्यास नदी है, व्यास, व्यास नदी। ऊपर वाली नदी कौन सी है, झेलम नदी। ये कौन सी है, व्यास नदी। ये व्यास नदी को पार ही नहीं कर पाएगा। पोरस के साथ संधि हुई थी, जी हां, पोरस के साथ संधि हुई थी। बात को समझना,
यहां पे आपको देखने को मिलता है सिकंदर की सेना हारी थकी है, व्यास नदी को पार नहीं कर पाती, व्यास नदी को पार नहीं कर पाती। तो सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार नहीं कर पाती, नदी पार नहीं कर पाती, व्यास नदी को पार नहीं कर पाती और वापस लौट जाती है। लोग कहते हैं कि उनको डर था कि मगध की सेना में हाथी हैं। लोगों का कहना है कि उनको डर था कि मगध की सेना में हाथी हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्योंकि मगध की सेना में एलिफेंट बहुत ज्यादा थे, पोरस ऑलमोस्ट युद्ध जीत गया था ग्रीक ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि वह हाथियों से लड़ रहा था। पहली बार हाथियों को युद्ध करते हुए ग्रीक्स ने देखा है। ठीक है, चलिए, तो इस वजह से सिकंदर की सेना व्यास नदी पार नहीं कर पाती। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर डिड नॉट पास व्यास रिवर। व्यास को विपासा कहा जाता, व्यास रिवर एंड रिट्रीट और वापस चला गया। काइंडली इसको नोट करिए फटाफट से, नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया जी। हाँ, अंबी तो चंद्रगुप्त का फोर्स्ट था, क्या था, कुछ भी नहीं था अंबी। ठीक है, याद रखना, यहां पे याद रखना। इस प्रकार से कुछ आपको देखने को मिल जाएगा पूरा मैटर। अब नाटकों की बात मत करो, जो स्टार प्लस पे आते हैं उनकी बात मत करो, क्या क्या ही कर रहे हैं। इसके बाद समझिएगा, तो यहां चंद्रगुप्त इस प्रकार से वापस चला जाता है। जी हाँ, तो मैंने बताया वितस्ता युद्ध भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो झेलम रिवर पे था। इसको झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं, झेलम नदी। वितस्ता यानी झेलम नदी, व्यास यानी विपासा। ये मैप के थ्रू मेरे ख्याल से आपको दिमाग में थोड़ा बहुत आ गया होगा। नोट हो गया है तो फटाफट बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। राजा अंबी अंबरिक है। जी हाँ, राजा अंबी को ही अंबरिक भी कहा जाता है, इतिहास का पहला गद्दार। चलो बाबू, बहुत मजे ले लिए तुमने, आगे बढ़ो। अलेक्जेंडर के बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। फैक्ट्स अबाउट अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के फैक्ट्स हम देखते हैं। सिकंदर के बारे में जानकारी, सिकंदर के बारे में विस्तार बिंदु, सिकंदर के बारे में विस्तार बिंदु थोड़ा सा याद रखना। इसका जल सेनापति, थल सेनापति पूछ लिया जाता है। जल सेनापति कौन था? निरयाकस। इसकी वाइफ का नाम बताना एक बार, अलेक्जेंडर की वाइफ का नाम बताना एक बार, बताओ चलो। इसका जल सेनापति कौन था? निर्याकस इसके जल सेनापति था। निर्याकस देखने को मिलता है। थल सेनापति सेल्यूकस। जल सेनापति, थल सेनापति। इसका पसंदीदा घोड़ा बहुकैफला शहर भी इसने भारत में बसा है, बहुकैफला। ठीक है, चलिए, बहुकैफला झेलम नदी पर शहर भी बना है, बहुकैफला, अ सिटी ऑन झेलम रिवर। ये मर गया था युद्ध में, झेलम रिवर के समय बहुकैफला मर गया था। बहुकैफला कब मर गया था? झेलम बैटल में मर गया था। वाइफ का नाम रक्सोना था। बहुत बढ़िया, हमारे यहां रेक्सोना नाम का साबुन आता था पहले, मुझे इसलिए याद है, रेक्सोना। पूछा जाता है, ये थोड़ी थोड़ी बातें पूछी जाती हैं, सेल्यूकस निकेटर वगैरह, इसके बारे में याद रखना। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, चलो। इसकी बुक कौन सी थी? इलियड इसकी फेवरेट बुक है।
फेवरेट बुक पूछ ली जाती है इलियड, फेवरेट बुक इलियड है, इलियड, इलियड, इलियड इसकी फेवरेट बुक आपको देखने को मिलती है। कौन सी बाबू? इलियड आपको फेवरेट बुक देखने को मिलती है। परफेक्ट, जी हां। बाद में बुखार के चलते, बुखार के चलते इसकी डेथ हो जाती है और 323 में यह मर जाता है, बेबीलोन में मरता है, इराक में। ठीक है, 323 में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बीमारी के चलते इसकी मौत होती है। बीमारी नहीं पता लगती कौन सी है, बीमारी के चलते 323 बीसीई में इसकी डेथ हो जाती है, 323 बीसीई में इसकी मृत्यु हो जाती है, बेबीलोन ईरान में, बेबीलोन ईरान में होती है, बेबीलोन में होती है, बेबीलोन, बेबीलोन में इसकी डेथ होती है। तो बाबू यहां होता है खत्म इसका खेल। आगे बढ़िए, इसका खेल खत्म कर दिए। इसी पूरे के पूरे अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य घरानंद की हत्या कर देता है और 323 बीसी में राजगद्दी को संभाल लेता है। इस पूरा जो भी यहां मैटर चल रहा है, ये जो पूरा मैटर चल रहा है, इस पूरे मैटर को अफरा तफरी की तरह देखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य इस बात का फायदा उठाता है और चाणक्य की सहायता से वह मगध की गद्दी संभाल लेता है। इन द मीन टाइम चंद्रगुप्त मौर्य, इन द मीन टाइम चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है चलिए, इन द मीन टाइम चंद्रगुप्त मौर्य कैप्चर्ड द मगध एम्पायर। इसी के बाद शुरू होता है आपका मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कैसे होती है? 323 बीसी में, 323 बीसी में शुरुआत होती है और 185 बीसी तक चलती है। संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपने देखा किस प्रकार से आज आज में हमने 3 वंश खत्म कर डाले। ठीक है, कैसा लगा आपको? फटाफट बताइए। ठीक है चलिए, वाइफ का नाम रक्सौना था भाई। सर आप खैबर दर्रे से आए थे? अरे मैं क्यों खैबर दर्रे से आता सर? ओलंपिया WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, मजे लो तुम। ठीक है चलिए, बड़ा अच्छा लगा भाई आप लोगों के साथ, यहां पर चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कल हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। चीजें आपको कैसी लग रही है एक बार बता दीजिए, और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसकी प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हैं। ठीक है, कहां से कर सकते हैं बाबू? यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, जीत राणा जीएस आप लोगों का चैनल है, वहां पे आप आ सकते हैं। लेवल जो चल रहा है ना आपकी एंशिएंट हिस्ट्री का, ये मान लेना इससे अलग लेवल हो ही नहीं सकता, मतलब इससे डीप हो ही नहीं सकता।